हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेक्चर नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट का। तो इसमें जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा इस लेक्चर के अंदर, हम अपना चैप्टर 1 को फिनिश करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 में कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक क्लच ऑफ मेंटेनेंस ऑफ क्लच का एक टॉपिक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी मैं आपको एग्जाम से पहले पहले आपके पढ़ा दूंगा। अब देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, रख रखाव विभाग का संगठन। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या है? बेसिकली जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो एक संगठन है जो क्या करता है, कंपनी के अंदर, प्लांट के अंदर सभी चीजों का रख रखाव करता है। और इसका होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं। पहला कि भाई कोई भी सामान कब चोरी हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने कोई सामान रखा, वो चोरी हो गया, आप एक चीज नहीं लाए, कल को वो चीज गायब हो गई। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं है तो उसका पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, कोई सामान टूट गया, खराब हो गया, कोई मशीन खराब हो गई तो वो खराब ही पड़ी रहेगी। अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं होगा तो आपके जो वर्कर है वो तो बोल देंगे साहब जब मशीन सही है ही नहीं तो काम किस पे करें, ठीक है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आपकी कंपनी में या प्लांट में। अब देखो, द सेक्शन और डिपार्टमेंट विच प्रिजर्व एंड लुक आफ्टर द अपकीप्स ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है? यह अनुभाग या विभाग जो उपकरण, वह अनुभाग या विभाग जो उपकरण, भवन आदि का संरक्षण एवं रखरखाव करता है, अनुरक्षण विभाग कहलाता है। तो वो विभाग जो हर चीज का रखरखाव कर रहा है, आपके इक्विपमेंट्स का भी रखरखाव कर रहा है, आपकी बिल्डिंग का भी रखरखाव कर रहा है, इवन जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी ध्यान रख रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। आगे देखते हैं। टू वर्क सेटिस्फैक्टरीली द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हैज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो संतोषजनक ढंग से काम करने के लिए रखरखाव विभाग के पास एक संगठनात्मक संरचना है, ठीक है। तो आपके जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम अच्छे से अपने काम को कर पाएं और वो काम हमारा पूरा हो। जिस चीज के लिए हम वो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो रहा हो, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। In any company, small or big, it is therefore essential that some part of the main organization should be responsible for maintaining these important assets. क्या बोल रहा है कि चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी छोटी है या बड़ी है, यह आवश्यक है कि मुख्य संगठन का कुछ हिस्सा इन महत्वपूर्ण संपत्तियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हो। तो कुछ लोगों को आपकी कंपनी में इसीलिए रखा जाता है जो क्या ध्यान रखते हैं? मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं। उनका काम क्या है? सिर्फ रख रखाव करना सभी चीजों का। वो काम क्या करते हैं? उनका यही काम है कि वो आपकी हर चीज का मेंटेनेंस देखेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे टेक्निकल वर्ड्स में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन बच्चों को एक चीज बताता हूं। देखो, कोशिश करो टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में पढ़ने की। उसकी वजह है, जो लोग तुमसे ये बोलते हैं ना कि हिंदी में पढ़ा करो और हिंदी जो है वो ही तुम्हारे काम आएगी और हिंदी से ही तुम सब कुछ सीखोगे और हिंदी ही आगे इस्तेमाल होगी, भाई वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो अपने घर पे जाकर के अपने ही बच्चे से बोल रहा होता है कि इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बात करो, बेटा स्पीक इन इंग्लिश। बेटा ये क्यों? उसका रीजन है, उसको पता है कि कल को वही बच्चा तुमसे इंडस्ट्री में जाकर के मिलेगा और तुमसे नौकरों की तरह काम करवाएगा, तुम्हें बना करके रखेगा वर्कर, खुद बैठेगा तुम्हारे ऊपर बन के इंजीनियर। रियलिटी में क्या है? रियलिटी में तुम क्या कर रहे हो? डिप्लोमा कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो यार। तो तुम लोग वर्कर्स नहीं हो, यू ऑल आर इंजीनियर्स, सब इंजीनियर्स हो आप लोग। लेकिन क्या है, आपका माइंडसेट चेंज करेगा। आपसे बोलेगा हिंदी में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ता है। कल को वही बंदा आपके ऊपर आकर के बैठेगा, आपसे 2 वर्ड इंग्लिश में बात करेगा और आपसे वर्कर की तरह काम कराएगा, ठीक है। तो कोशिश किया करो टेक्निकल वर्ड को हमेशा इंग्लिश में पढ़ने की, क्योंकि आप हमेशा जब भी इंडस्ट्री में जाएंगे आप इंग्लिश में ही टेक्निकल वर्ड को यूज करेंगे। हिंदी में कोई बेटा नहीं समझेगा, लिटरली बता रहा हूं, कोई नहीं समझेगा। तो इसलिए जितना भी सीख रहा हो, एक एक वर्ड भी सीखोगे तो सब हो जाएगा, सब आसान है, ठीक है।
अब देखो पता लग गया कि हर कंपनी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, सभी चीजों का रखरखाव रखना होता है। उसको कौन सा डिपार्टमेंट बोलते हैं? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, संरक्षण विभाग बोलते हैं। आगे देखते हैं, अ फ्यू बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी केप्ट इन माइंड इन डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसी बुनियादी अवधारणाएं जिन्हें किसी संगठन को विकसित करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। सपोज तुम्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कोई कंपनी बनानी है, तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनका तुम्हें ध्यान रखना है, और यहां से रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट में क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इसको कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो वर्टिकल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी केप्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इन अदर वर्ड्स, ए लेवल विच सिंपली ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन अप एंड इंस्ट्रक्शंस डाउन शुड बी एलिमिनेटेड। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अधिकार और जिम्मेदारी की ऊर्ध्वाधर रेखाओं को यथासंभव छोटा रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक स्तर जो केवल सूचना को ऊपर और निर्देश के नीचे प्रसारित करता है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि हमें वर्टिकल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी केप्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। कि हमारी कंपनी में जो सपोज निचली स्तर पे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, एक होता है ऊपर डिपार्टमेंट जिसको हम बैक ऑफिस बोलते हैं, पीछे वो लोग काम कर रहे होते हैं जो क्या है, कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं। उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट पे हेड बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं एमडी, कि भाई ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये कंपनी का मालिक है, ओनर है। अब देखो होता क्या है कि कुछ कंपनीज में गड़बड़ होती है कि वो क्या होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ना कि ये भाई ये बड़ा चापलूस आदमी है। चापलूस आदमी क्या करता है कि वो सबसे निचले स्तर पे काम कर रहा होता है, लेकिन वो बात कहां करेगा जाकर के, डायरेक्ट एमडी से बात करेगा। तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टाइम तक कहानी चल नहीं पाती, ना उन चमचों की और ना ही उस कंपनी की। होना क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए कि हमने अपनी बात को क्या किया, मैनेजर को बता दिया, मैनेजर ने एचआर डिपार्टमेंट में बोल दिया, एचआर डिपार्टमेंट ने एमडी से बोल दिया। तो एक वर्टिकल लाइन को फॉलो किया जा रहा है, नीचे से ऊपर बात जा रही है। क्या हो रहा है, निर्देश जो सूचना है वो नीचे से ऊपर जा रही है। अब सपोज एमडी ने कोई क्या किया, कोई निर्देश दिया, कोई ऑर्डर दिया कि भाई कंपनी में इस तरह का चेंज करो, तो वो एमडी डायरेक्ट आकर के वर्कर से नहीं बोलेगा, वो किससे बोलेगा, एचआर से बोलेगा, एचआर डिपार्टमेंट से बोलेगा। एचआर डिपार्टमेंट किससे बोलेगा, मैनेजर से बोल देगा, मैनेजर किससे बोल देगा, वर्कर से बोल देगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन को फॉलो करना ही किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो जरूरी होता है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं कीप ऑप्टिमम नंबर ऑफ पर्सन्स 3 to 6 इन द एवरेज वैल्यू रिपोर्टिंग टू एन इंडिविजुअल। ये क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 3 से 6 औसत मूल्य हो, इतनी ही रखें। रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या होता है कि सपोज आप कोई पर्सन है जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आपने उस काम को पूरा कर लिया, शाम तक आपने क्या किया, सुबह आपको एक काम दिया गया कंपनी के अंदर कि भाई ये रिपोर्ट लो और इसको बना दो। आपने कहा ठीक है सर मैं बना देता हूं। अब उस रिपोर्ट को आपने क्या किया, शाम तक रेडी कर लिया। जब शाम तक वो रिपोर्ट रेडी हो गई तो आपको सिर्फ 1 या 2 आदमी को उसको बताना पड़े कि सर मैंने ये रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है, अब मैं फ्री हूं, अब मैं घर जा रहा हूं। ऐसा ना हो कि आप 10 लोगों को जाकर के बता रहे हैं कि भाई पहले मैनेजर को भी बताओ, पहले फिर एचआर को बताओ, फिर जीएम को बताओ, फिर एमडी को बताओ। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो पर्सन है वो इरिटेट होता है। तो मैक्सिमम 3 to 6 एवरेज पर्सन होने चाहिए जिनको एक पर्सन रिपोर्ट करेगा किसी भी काम से रिलेटेड। ठीक है, fit the organization to the personalities involved. This means that organization structure should be flexible. It may be revised periodically to fit changing personal and conditions. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संगठन को इसमें शामिल व्यक्तियों को के अनुरूप बनाना। इसका मतलब यह है कि संगठन की संरचना लचीली होनी चाहिए और बदलते कर्मियों और परिस्थितियों के अनुरूप इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता हो। यानी कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू की,
अब उस ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आपने क्या किया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कोई कंपनी बनाई, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने चिंटू को जॉब पे रखा। चिंटू आपका बहुत अच्छा दोस्त था या फिर ये बहुत टैलेंटेड पर्सन था चिंटू। तो चिंटू ने क्या किया, आपके साथ आपकी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद आपको मिला मिंटू ने भी क्या किया, जॉब ज्वाइन कर ली। अब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, चिंटू भी मिंटू भी, और ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल रही है। कल को क्या हुआ, इन दोनों में झगड़ा हो गया, या झगड़ा नहीं हुआ, सुनो कि इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद इन्होंने सोचा कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों काम करें, हम अपनी कंपनी शुरू करते हैं। ये दोनों छोड़ करके भाग गए। अब जब चिंटू भी भाग गया, मिंटू भी भाग गया, तो बची ऑर्गेनाइजेशन अकेली। अब जब ऑर्गेनाइजेशन बची तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाया था वो चिंटू मिंटू के हिसाब से बनाया था। अब क्या होगा, वो तो भाग गए, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बनाना जरूरी है कि किसी के आने या जाने से फर्क ना पड़े। कल को कोई दूसरा पर्सन भी चिंटू की जगह पर आकर के बैठे तो वो उस काम को अच्छे से कर पाए, और उसकी शुरुआत जो हो, सपोज चिंटू ने काम 0 से लेकर के 10 तक किया था, तो वो पर्सन 10 से शुरू करे, ना कि 0 से। ओके, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बहुत आसान है। एग्जाम में अगर तुमने एज इट इज बना दिया तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा। इसको मैंने हिंदी में भी डाल दिया है नोट्स में, और इंग्लिश में भी डाल दिया है। इसमें हो सकता है थोड़ा सा क्लियर ना हो पा रहा हो, मैं बता दूंगा कहां पे क्या चीज लिखी हुई है, तो नोट करते चलना। इंग्लिश का थोड़ा और क्लियर हो गया है तो ये आपको आसान लगेगा। देखो, ये बेसिकली ये बता रहा है कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन सा पर्सन कहां बैठा होता है। तो ये है मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट, जो सबसे ऊपर बैठा है, मेंटेनेंस सुपरिटेंडेंट। उसके नीचे कौन बैठा है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, मतलब कि जो अलग अलग जिसने क्या किया, इन सबको डिवाइड किया इंजीनियरिंग असिस्टेंट ने। अब उसने क्या किया, उसने कुछ फैसिलिटीज फोरमैन को यहां डाला, जो क्या देख रहे हैं, जो स्टीम है, पावर है, वाटर है, एयर है, इन सब की सप्लाई वगैरह चेक कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं। उसके बाद आया फोरमैन शॉप मेंटेनेंस। फोरमैन रखे तो वो किस लिए, मेंटेनेंस देख रहे हैं, रिपेयर देख रहे हैं, लुब्रिकेशन देख रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। कुछ फोरमैन इसलिए रखे तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग देख रहे हैं। तो वो क्या क्या देख रहे हैं, वो वर्क एंड ऑर्डर सिस्टम देख रहे हैं, प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग देख रहे हैं, शेड्यूलिंग देख रहे हैं, बैकलॉग कंट्रोल देख रहे हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख रहे हैं। ये सब मैंने पढ़ा दिया अभी आपको पीछे, आपको समझ में आ रहे होंगे सारे वर्ड्स इससे पहले वाले लेक्चर में। फोरमैन इंजीनियरिंग, उसका क्या काम है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम देखना और डिजाइन से रिलेटेड काम देखना। उसके बाद आता है फील्ड फोरमैन। फील्ड फोरमैन क्या देखता है भाई, बिल्डिंग को देखता है, यार्ड को देखता है, फायर प्रोटेक्शन को देखता है, और वेस्ट डिस्पोजल को देखता है, जिसको हम सैल्वेज बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसने क्या किया, सबसे ऊपर सुपरिटेंडेंट बिठा दिया, उसके नीचे कुछ असिस्टेंट बिठा दिए, और असिस्टेंट ने क्या किया, अलग अलग लोग चुन लिए जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम फील्ड में कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काम करता है। फर्स्ट चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके नोट्स कहां से मिलेंगे, सुनो, इसके नोट्स एम पॉली के टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहां से जाओ और डाउनलोड कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। अब अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहां से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।